चैप्टर 20 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना एवं सिद्धांत विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए, जो कि समय अनुसार बदलते रहे हैं, लेकिन इनका अपने समय के अनुसार महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्ववर्ती विचारधारा ही उत्तरवर्ती विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिए विद्वान एवं दार्शनिकों को प्रोत्साहित करती है। फलतः एक नवीन सिद्धांत का उदय होता है और यह प्रक्रिया आज भी प्रचलन में है। आरंभिक विचारधारा। पृथ्वी एवं जगत की उत्पत्ति संबंधी आरंभिक विचारधाराओं में यूनानी ग्रीक दार्शनिकों एवं विद्वानों का उल्लेखनीय योगदान रहा है, जो निम्नलिखित है। थेल्स यह प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने सृष्टि के पौराणिक व्याख्या को तिलांजलि देकर विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। थेल्स एक एकत्ववाद सिद्धांत के अनुसार जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और अतः इसी में सभी वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। एनेक्जिमेनिज का सिद्धांत। इन्होंने जगत की उत्पत्ति का मूल कारण वायु को माना है। इनके अनुसार संसार की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति वायु से हुई है। इनका मानना था कि वायु असीम और अनंत है। वायु ही अग्नि का रूप लेती है तथा तरल होकर जल बन जाती है एवं जमकर पृथ्वी के रूप में परिणित हो जाती है। अर्थात इन्होंने बहुत तत्ववाद का समर्थन किया। तीसरा सिद्धांत है पाइथागोरस का। इनके अनुसार संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र हैं। ये सभी सांसारिक पदार्थ परस्पर भिन्न होते हुए भी एक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। इस तरह इसने अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तरह किसी एक पदार्थ को संसार की उत्पत्ति का कारण न मानकर उसके स्वरूप पदार्थ को इसका कारण माना। अब आता है हेराक्लिटस। इन्होंने जगत की उत्पत्ति का मूल कारण अग्नि को माना है। अग्नि से जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यह तत्व ज्वलंत और गतिशील है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। वर्तमान आधुनिक विचारधारा मॉडर्न आइडियोलॉजी। वर्तमान समय में ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी विचारधाराओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी है द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि ग्रहों, पृथ्वी और अन्य की उत्पत्ति एक ही वस्तु पिंड से हुई है। धातव्य है कि अद्वैतवादी संकल्पना को पैतृक परिकल्पना भी कहा जाता है। इस समस्या, जिसमें सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, को सुलझाने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने विचार विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किए। इस दिशा में सर्वप्रथम 1749 में कॉम्टे दी बफन फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने तार्किक विचार रखकर वैज्ञानिक पहल की शुरुआत की, जो अब तक जारी है। इनके अनुसार एक धूमकेतु के सूर्य से टकराने से उत्पन्न बल्बों से ग्रह की उत्पत्ति हुई। अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थकों में कांट एवं लाप्लास का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख संकल्पनाएं निम्न हैं। कांट की वायवीय राशि परिकल्पना, लाप्लास की नाहरिका परिकल्पना। हम पढ़ेंगे कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। इसका प्रतिपादन कांट जर्मन दार्शनिक ने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में देव निर्मित पदार्थों के छोटे छोटे कण उपस्थित थे, जो अत्यंत कठोर, शीतल एवं गतिहीन थे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण एक दूसरे में टकराने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा एवं भ्रमण गति की उत्पत्ति हुई। छोटे छोटे कण मिलकर बड़े पिंडों में तथा बड़े बड़े पिंड मिलकर विशाल पिंडों में परिवर्तित होने लगे। अतः विशाल गैसीय पिंड न्याहारिका की उत्पत्ति हुई। फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम नेबुला हाइपोथेसिस कांट 1755 में। ये है न्याहारिका की अत्यधिक घूर्णन गति के कारण ऊष्मा में वृद्धि हुई, जिसके कारण अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। इस तप्त एवं घूमते हुए न्याहारिका से गोल आकार के अनेक छल्ले
जो शीतल होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल द्वारा न्याहरिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। मौलिक न्याहरिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। कालांतर में उपयुक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। यह क्या था? न्याहरिका की मतलब वायवीय, कांट की वायवीय परिकल्पना। अब आती है लाप्लास की न्याहरिका की परिकल्पना। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने न्याहरिका परिकल्पना का वर्णन 1796 में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन डू सिस्टम डू मोन द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में किया। लाप्लास ने कांट की परिकल्पना की कमियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया था। लाप्लास के मतानुसार अतीत में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था जो मंद गति से घूर्णन कर रहा था। इस गर्म तथा मंद गति से घूमते हुए गैस के बादल को न्याहरिका नेबुला कहा गया। इसी के आधार पर इस परिकल्पना का नाम न्याहरिका परिकल्पना रखा गया। समय बीतने के साथ साथ न्याहरिका की गति के कारण विकिरण तथा ऊष्मा का ह्रास होने से इसका बाह्य भाग शीतल होने लगा। इस प्रकार न्याहरिका में निरंतर शीतलन के कारण संकुचन होने से उसके आकार और आयतन में कमी आने लगी। आयतन में कमी के कारण न्याहरिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। न्याहरिका परिकल्पना। घूर्णन गति में वृद्धि से अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई। जब अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया तब न्याहरिका से एक छल्ला अलग हुआ और कई छल्लों में खंडित हो गया। वे छल्ले ठंडे होकर ग्रह और उपग्रह बन गए तथा न्याहरिका का शीर्ष भाग हमारा सूर्य है। कालांतर में फ्रांसीसी विद्वान रॉस ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन किया। रॉस के मतानुसार न्याहरिका से हुई पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए तथा प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया। इसी क्रम में लगातार गतिशीलता के कारण समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब आता है द्वैतवाद संकल्पना। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि ग्रहों की उत्पत्ति दो पदार्थों पिंडों तारों के संयुक्त संपर्क से हुई। इसलिए इस संकल्पना को बाईपेरेंटल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। चैम्बरलिन तथा मोल्टन ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने 1905 में, अन्य स्रोतों में 1900 में किया था। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण दो विशाल तारों सूर्य एवं उसके एक सहायक तारे से हुआ है। इनके अनुसार जब सहायक तारा सूर्य के पास से गुजरा तो उसके आकर्षण बल के कारण सूर्य की सतह से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर आकर अलग हो गए, जिन्हें ग्रहाणु का कहा गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकले हुए ये पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। अब आती है जेम्स जीन्स एवं जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में जेम्स जीन्स ने किया। जेफरी ने 1929 में जीन्स की विचारधारा को संशोधित किया था। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य एवं तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य के निकट एक तारे के आने से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन के कारण एक फिलामेंट तंतु रूपी संरचना का निर्माण हुआ, जो बाद में टूटकर सूर्य के चक्कर लगाने लगा और ठंडा होकर कई टुकड़ों में विभक्त हुआ होगा। अतः इसी फिलामेंट से ही विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई। जेफरी ने ज्वारीय परिकल्पना का संशोधन रूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार दो तारों और सूर्य तथा पास आता तारा के अलावा एक और तारा था जिसे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया। जेफरी के मतानुसार आगे बढ़ता हुआ तारा सूर्य के इसी साथी तारे से टकराकर कई भागों में बिखर गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ज्वारीय परिकल्पना को एक तालिका में दिखाया गया, जैसे एक ये तारा है, एक कक्षा है जो तारे सूर्य के चक्कर लगा रहा है, जो तारा सूर्य के चक्कर लगा रहा है, ऐसे। अब आती है रेसल की द्वैतारिक परिकल्पना। द्वैतारिक परिकल्पना का प्रतिपादन अमेरिकी खगोल विज्ञानी H.N. रसेल ने किया था। इस परिकल्पना के अनुसार आदिकाल में सूर्य के अतिरिक्त दो और तारे थे, जिसमें से एक साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था।
कुछ समय पश्चात साथी तारा एक विशालकाय दूसरे तारे के संपर्क में आया जो उसकी तरफ आ रहा था, किंतु इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। जब ये तारे नज़दीक आने लगे तो इनमें आकर्षण बल बढ़ने लगा। विशालकाय तारे के ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण साथी तारे से कुछ पदार्थ विशालकाय तारे की ओर आकर्षित होकर उसी दिशा में चलकर आने लगे। इसी पदार्थ से आगे चलकर ग्रहों का निर्माण हुआ। इन ग्रहों में आपसी आकर्षण बल के कारण ग्रहों से निकले पदार्थों से उपग्रहों का निर्माण हुआ होगा। जैसे द्वितारिक परिकल्पना इसमें दिखाया गया, जैसे कैसे तारा आता और निकलता है। अब यह है फ्रेड हॉयल तथा लिटिल लिटन की अभिनव तारा परिकल्पना। फ्रेड हॉयल एवं लिटिल लिटन ने मिलकर 1939 में अभिनव तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति 3 तारों से हुई है। सिद्धांत से ग्रहों का निर्माण सूर्य के साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। साथी तारे के विस्फोट से बिखरे धूल कण एवं गैसें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और अतः संगठित होकर ग्रहों का निर्माण किया। अब आता है ओटो शिंड की अंतर तारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक धूल परिकल्पना रूसी वैज्ञानिक ओटो शिंड द्वारा 1943 में प्रस्तुत की गई थी। इस परिकल्पना के अनुसार जब सूर्य आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था तो सूर्य के आकर्षण बल से कुछ गैसीय बादल सहित धूल के कण भी आकर्षित होकर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। प्रारंभिक गैस और धूल के कारण अवस्थित रूप में सूर्य का अलग अलग चक्कर लगा रहे थे। गैस कम होने की वजह से अधिक अव्यवस्थित थी, जबकि धूल के कण संख्या में अधिक होने के कारण कम अव्यवस्थित थे। परिणाम स्वरूप धूल के कण घने होकर चपटी स्तरी के रूप में बदल गए। अधिक संघनन से कई चरणों में गुजरने के बाद ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ होगा। अब ये है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम ने किया था। यह सिद्धांत आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। ब्रह्मांडीय विस्तार का तात्पर्य आकाशगंगाओं के मध्य होने वाले विस्तार से है। रॉबर्ट मैग्नन ने इस सिद्धांत की 1967 में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। इससे पूर्व एडविन हब्बल ने 1920 में ही प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा उससे उत्पन्न विकिरण के कारण हुई। विस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों के उत्सर्जन से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। कालांतर में पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगा में पुनः विखंडन से तारों का निर्माण हुआ और तारों में विखंडन से ग्रहों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। इसकी पुष्टि डॉपलर प्रभाव से हो जाती है। हॉयल ने बिग बैंग के सिद्धांत परिकल्पना के रूप में स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट थ्योरी प्रस्तुत की। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार सदा एक समान रहा, परंतु ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में अधिक प्रमाण मिलने से इस संकल्पना को अधिक मान्यता नहीं मिल पाई। अब इसमें आता है लार्ज हैडरॉन कोलाइडर, मतलब अलग से एक तालिका में दिया है। यह दुनिया का सबसे विशाल और शक्तिशाली कण त्वरक पार्टिकल एसिलेरेटर है, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना है। इसे 10 सितंबर 2008 को पहली बार शुरू किया गया था। यह प्रयोग स्विट्जरलैंड फ्रांस की सीमा पर जेनेवा के पास लगभग 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में किया गया, जिसे यूरोपीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला CERN द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस सुरंग में लगी पाइप के अंदर 2 उच्च ऊर्जा एवं गति वाले किरणपुंजों को विपरीत दिशाओं से प्रवाहित किया गया, जिसकी गति प्रकाश के समान थी। इन किरणपुंजों के आपसी टक्कर से अल्पांश समय से वह स्थिति उत्पन्न हुई जो 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बिग बैंग के कारण उत्पन्न हुई थी।
गुरुत्वीय तरंगों से बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि। गुरुत्वीय तरंगें समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं। इनके अस्तित्व का पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1916 में सापेक्षता के सिद्धांत के प्रतिपादन में किया गया था। ये तरंगें प्रकाशीय तरंगों से भिन्न है। ये तरंग किसी परमाणु से भी लाख गुना छोटी होती है। माना जाता है कि ब्रह्मांड में करीब 1.3 अरब वर्ष पूर्व दो ब्लैक होलों में जोरदार टक्करों के कारण एक विशाल गुरुत्वाकर्षण तरंग पैदा हुई थी, जो 14 सितंबर 2015 को प्रथम बार पृथ्वी पर पहुंची। दूसरी बार 11 फरवरी 2016 को पहुंची। इस नई खोज में खगोलविदों ने अत्याधुनिक एवं बेहद संवेदनशील लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से ब्रह्मांड के अध्ययन के नए क्षेत्र खुलेंगे। इससे इन तरंगों की उत्पत्ति को और समझा जा सकता है। इन तरंगों से आइंस्टीन के सापेक्षता